रफ्तार थमती दिख रही है। क्या सारे सोने के तेजी के फंडामेंटल अब खत्म होते जा रहे हैं? सोने की ये तेजी, ये रफ्तार क्यों थम रही है? क्यों ये ब्रेक लगा है? क्या गोल्ड का गेम ओवर हो चुका है? ज्यादातर जियोपॉलिटिकल तनाव पर विराम लगता दिख रहा है। अमेरिका लगातार अपने बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ ट्रेडिंग डील कर रहा है। ट्रेड वॉर की चिंताएं कम हो रही हैं, तो जो भी रिस्क प्रीमियम मिल रहा था गोल्ड को, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या गोल्ड में बड़ी गिरावट भी आ सकती है? ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि काफ़ी गिरावट आ चुकी है। रिकॉर्ड से देखें तो काफ़ी नीचे आ चुका है भाव, लेकिन इसके बाद भी और भी गिरावट की संभावनाएं हैं। यही आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। अमित गोयल हैं, चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट हैं फेस 360 से। सुगंधा सचदेव हैं, एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर हैं, और साथ ही राहुल मेहता हैं, एमडी हैं सिल्वर एम्पोरियम के। सुगंधा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं भाव के बारे में बाद में बात कर लेंगे। सबसे पहले मैं फंडामेंटल समझना चाह रहा हूं। क्या आपको लगता है कि नियर टर्म के लिए गोल्ड का गेम ओवर हो गया है? गुड इवनिंग विश्वमोहन जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो में इनवाइट करने के लिए। नहीं विश्वमोहन जी, ये कहना गलत होगा कि गोल्ड का गेम ओवर हो गया है। नो डाउट अभी गोल्ड के प्राइसेस काफी प्रेशर में है। अगर हम हाइज से देखें तो ऑलमोस्ट 10% तक की करेक्शन हो गई है, और इस हफ्ते भी देखें तो ऑलमोस्ट 4.5% प्राइसेस गिरे हैं। इसका मेजर कारण रहा है कि इस हफ्ते जो बहुत सारी टेंशन थी, जिसकी वजह से हम गोल्ड में सेफ हेवन डिमांड इस साल आते हुए देख रहे थे, और पिछले 5 महीने में गोल्ड में हमने एक रिकॉर्ड तेजी आते हुए देखी। मल्टीपल हाईज को गोल्ड ने टेस्ट किया। वो सारे फैक्टर्स कुछ हद तक अभी नियर टर्म के लिए सबसाइड होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर बहुत बड़ी थी, और उसी के चलते हमने बहुत सिग्निफिकेंट सेफ हेवन डिमांड आते हुए देखी थी, वो इस हफ्ते काफी हद तक फैक्टर कम होता हुआ नजर आया है। यूएस और चाइना ने एक दूसरे के ऊपर जो टैरिफ्स लगाए थे, उनको काफी हद तक कम कर दिया है। यूएस ने चाइना पे 145% तक के टैरिफ्स लगाए थे, उनको स्लैश करके 30% कर दिया है। वहीं चाइना ने भी यूएस के गुड्स पर 125% टैरिफ्स लगाए थे, वो कम करके 10% कर दिए। सो ये एक पॉज है फॉर अ पीरियड ऑफ अराउंड 90 डेज। सो ये टेंशंस काफी हद तक सबसाइड हो गई हैं, और इसी वजह से हम प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं। इसके साथ साथ रशिया और यूक्रेन की टॉक्स दे आर अंडरवे, और 2022 के बाद रशिया और यूक्रेन के लीडर्स पहली बार इस्तांबुल में आज मिल रहे हैं। वहां टॉक्स आर ऑन। इंडिया और पाकिस्तान की भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफी हद तक कम हो गई हैं सीज फायर के बाद, और इसके साथ साथ ईरान और यूएस की भी न्यूक्लियर डील होने की टर्म्स ऑलमोस्ट एग्री हो चुकी हैं। सो बहुत सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, और इसके साथ साथ जो ग्लोबल ट्रेड वॉर चल रही थी वो काफी हद तक कम हो गई है। यूएस और चाइना की इस ट्रेड एग्रीमेंट के बाद काफी होप्स हो गई है कि यूएस का अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ भी बहुत जल्दी ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने डॉलर इंडेक्स में रिबाउंड आते हुए देखा, और गोल्ड के प्राइसेस में हमने दबाव आते हुए देखा। और वही मार्केट में ओवरऑल देखें तो रिस्क ऑन सेंटिमेंट्स वापस आए हैं। इन्वेस्टर्स रिस्की एसेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। सो गोल्ड में से कुछ हद तक फंड्स मूव आउट हो रहे हैं, बट ये कहना थोड़ा सा गलत होगा कि गोल्ड का गेम ओवर हो गया है। जब भी प्राइसेस लोअर लेवल्स पर आते हैं तो इन्वेस्टर्स का वापस से गोल्ड में काफी हद तक रुझान हो जाता है। जिस तरीके की हमने रिकॉर्ड तेजी बनते हुए देखी, काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो साइडलाइंस पे वेट कर रहे हैं, कंज्यूमर्स हैं जिनकी अपनी पर्सनल नीड्स है, जो वेट कर रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस कम हो तो वो गोल्ड में बाइंग कर सके। सो ये कहना मुझे लगता है गलत होगा कि गोल्ड का गेम ओवर हो गया। आई थिंक आफ्टर एनी सिग्निफिकेंट मूव जहां एक्सेसेस बन जाते हैं किसी भी एसेट क्लास में, कुछ टाइम के लिए एक पीरियड आता है जब वो एक एसेट क्लास करेक्टिव मोड में आता है, एक कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है। तो आई थिंक गोल्ड का एक कंसोलिडेशन फेज है जो कुछ टाइम और कंटिन्यू कर सकता है, बिकॉज अभी कोई मेजर ट्रिगर नहीं है जो गोल्ड के प्राइसेस को वापस से बूस्ट कर सके। बट वहीं आगे आने वाले टाइम में फेड की मीटिंग की तरफ काफी हद तक नजर रहेगी, बिकॉज जिस तरीके से यूएस में इन्फ्लेशन कम हो रही है, इस हफ्ते हमने सीपीआई का डेटा आते हुए देखा, सो विच वाज एट 2.3% फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, और ये लोएस्ट फिगर है सिंस 2021। और इसके साथ साथ ईपीआई में भी हमने डिक्लाइन आते हुए देखा। सो काफी उम्मीद बन गई है कि फेड जुलाई की मीटिंग में रेट कट कर सकता है। अगर एक रेट कट आता है तो दोबारा से गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज गोल्ड की उससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कम हो जाएगी। सो ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा। इसके साथ साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स पे भी अभी काफी नजर रहेगी, बिकॉज कहीं में भी अगर ट्रेड डील किसी भी ट्रेडिंग पार्टनर के साथ स्टॉल हो जाती है, नहीं हो पाती, तो वहां से दोबारा से टेंशंस इमर्ज होंगी।
एंड गोल्ड के प्राइसेस को लोअर लेवल से दोबारा सपोर्ट मिल सकता है. सो आई थिंक लोअर लेवल्स पर दोबारा से प्राइसेस में बाउंस बैक देखने को मिलेगा, पर अभी नियर टर्म के लिए आउटलुक स्लाइटली बेरिश नजर आ रहा है. टर्म के लिए बेरिश है तो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट कर ले. आपको जो खरीदना, अगर खरीदारी करनी है तो आपके लिए इंतजार करना बेहतर रणनीति होगी. और वो कब खरीदना है, वो लेवल्स क्या होंगे, वो भी लेवल्स की भी हम चर्चा आगे करेंगे. पोजिशनली के साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए आपको कब एंट्री करनी है. हमारे साथ राहुल मेहता भी हैं, सिल्वर एम्पोरियम के एमडी है. शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त निकाला. सर, चांदी पे आपसे बाद में बात करूंगा, उससे पहले गोल्ड पर आपका भी एक टेक लेना चाहूंगा, इसलिए कि आपका कारोबार तीनों में है, डायमंड, गोल्ड और सिल्वर में. गोल्ड को लेकर आप क्या सेंस कर रहे हैं, कैसे रीड कर रहे हैं इस मार्केट को? हमने नाम दिया है गेम ओवर, पहले दिया था गेम ऑफ गोल्ड, जहां पे गोल्ड को लेकर इतने सारे गेम्स चल रहे थे, तरह तरह की बातें चल रही थी और गोल्ड को 1 लाख तक आप लोगों ने पहुंचा दिया. अब भाव नीचे आ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि अब इसका गेम तो ओवर नहीं हो रहा है नियर टर्म में. आप क्या कहेंगे इस पर? सर, ऑडियो को अनम्यूट कीजिएगा राहुल जी. नमस्कार जी. नमस्कार. जैसे आप उसको टर्म बोल रहे हैं गेम ओवर, मैं वैसा नहीं बोलना चाहूंगा, बस एज ए कंज्यूमर को देखने जाए तो ये उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि शादी ब्याह की सीजन काफी स्ट्रांग है, उनको ज्वेलरी खरीदनी है घर के लिए. और जैसे ऊपर के भाव में काफी लोग रुके हुए थे कि मैं ज्वेलरी कैसे खरीदे इन भाव में, तो नीचे आने से काफी बड़ा एक डिमांड में अच्छा इंपैक्ट आएगा. और वो देखो, बिजनेस के लिए तो क्या चाहिए, माल बिकना चाहिए, कस्टमर्स ग्राहक स्टोर पे आने चाहिए, वो एक एडवांटेज होता है. तो हमें लग रहा है कि जैसे जैसे प्राइसेस नीचे आएंगे, कस्टमर स्टोर्स पे काफी अच्छे मात्रा में आएंगे, गोल्ड की ज्वेलरी वापस वेडिंग में अच्छी परचेसिंग होगी, तो ओवरऑल ये इंडस्ट्री को बेनिफिट ही करेगा नीचे प्राइसेस. तो क्या लग रहा है आपको, अगर किसी को खरीदना है तो अभी खरीदना चाहिए कि और गिरने दे, भाव कहां तक नीचे आ सकता है राहुल जी? देखो, प्राइजेस में ऐसा होता है कि कभी भी आप इसका बॉटम कभी भी कैश नहीं कर पाओगे, या कोई भी इतना होशियार आदमी नहीं है कि चांदी, गोल्ड या सिल्वर की कोई भी बॉटम को कैश कर पाएगा. मगर एक जिस हिसाब से प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, 90,000 से लेकर 88 से लेकर 90,000 एक अच्छा लेवल है जहां पे आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी घर की ज्वेलरी के लिए वेडिंग के हिसाब से. तो ये एक अच्छी रेट्स आएगी कि 90,000 के आसपास से सोने में खरीदारी शुरू करें. हालांकि हो सकता है उसके भाव नीचे भी दिखे, लेकिन आपको एकदम से बॉटम पकड़ना किसी भी सिक्योरिटीज के लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप एकदम से लोअर लेवल पे एंट्री करें और सबसे टॉप पर जाके एग्जिट हो, ये बहुत ही नामुमकिन है. सुगंधा जी, अब एंट्री की बात कर लेते हैं. अगर किसी को खरीदना है, लंबी अवधि का नजरिया है, नियर टर्म का नजरिया नहीं है, तो उनके लिए सलाह दे दीजिए. एंट्री पॉइंट क्या होगा, कब एंट्री करनी चाहिए उनको? विष्णु जी, मेरा ऐसा मानना है कि 3120 का लेवल अगर इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेक होता है गोल्ड में, जो भी एक नियर टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया नजर आ रहा है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो ग्रेजुअली गोल्ड प्राइसेस 3,000 से $2980 की तरफ हेड करेंगे. और अगर डोमेस्टिक मार्केट में मैं इसी को ट्रांसलेट करूं तो 87,000 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं. बट कैवेट ये रहेगा कि 90,000 के नीचे प्राइसेस अगर सस्टेन करते हैं तो 87,000 काफी एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नजर आ रही है. आई थिंक जो भी लोग अभी इमीडिएट अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं. 87,000 के आसपास एंट्री करना बेटर रहेगा. और वहां पे भी मेरी एडवाइस रहेगी कि आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पूरी इन्वेस्टमेंट 87,000 पे भी ना करें, बिकॉज फंडामेंटल्स काफी शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं. मैंने आपके शो में पहले भी मेंटेन किया था विष्णु जी कि मुझे थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर में एक बड़ी करेक्शन भी नजर आती है गोल्ड में. अभी नियर टर्म में एक छोटी करेक्शन रहेगी, बट आई थिंक थर्ड क्वार्टर में बड़ी करेक्शन भी प्राइसेस में देखने को मिल सकती है. सो 45 से 50% की एलोकेशन आप 87,000 लेवल पे कर सकते हैं. बाकी के लिए अभी वेट करें, हम आपके इसी शो पे रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे, बिकॉज डायनामिक्स काफी चेंज हो रहे हैं. मेरा ऐसा मानना है कि थर्ड क्वार्टर में एक फर्दर करेक्शन भी देखने को मिलेगी. सो थोड़ा सा उसके लिए वेट करें. 87,000 के आसपास 50% बाइंग की जा सकती है. ओके, तो 87,000 के आसपास में 50% बाइंग कर ले अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है, और 50% का जो एलोकेशन है उसके लिए वेट करें. उसके लिए तीसरी तिमाही आने दे, वहां पे और क्लैरिटी मिलेगी. हो सकता है आपको उससे भी काफी नीचे का भाव मिले, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वही एंट्री पॉइंट अच्छा लग रहा है. और जैसा राहुल जी ने कहा कि आपको एकदम से बिल्कुल टाइम कर लेना कि हमें बिल्कुल नीचे के लेवल में खरीदना, वो मुश्किल है. तो 90,000 के आसपास से आप लंबी अवधि के लिए खरीदारी शुरू कर सकते हैं. SIP के जरिए हर तरह के विकल्प है, आप धीरे धीरे खरीदारी यहां पर शुरू कर सकते हैं. अब बात कर लेते हैं चांदी की. अमित जी
इससे बाद में ले लेंगे हम गोल्ड पर और चांदी पर उनकी राय। चांदी पे शुरुआत हम राहुल जी आपसे करेंगे, क्योंकि चांदी के आप सबसे बड़े कारोबारी भी है और चांदी के मार्केट को, हाजिर मार्केट को काफ़ी अच्छे से समझते हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से जितने भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि गोल्ड सेल करे, चांदी बाई करे। पिछले 2 हफ्ते से यही सुन रहा हूं, आपकी राय क्या बन रही है सर? कीजिएगा सर। जैसे जैसे ओवरऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जैसे वॉर का माहौल कम हो रहा है, काफी ट्रेड डील्स हो रही है काफी कंट्रीज के में, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफी बढ़ेगा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर चांदी बहुत यूज होती है। चांदी एक प्रोडोमिनेटली इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, तो जैसे जैसे चांदी का यूज बढ़ेगा ईवी व्हीकल्स में, ग्रीन एनर्जी में, चांदी की लास्ट 3 साल में देखने जाए तो चांदी हर साल डेफिसिट पे रही है। तो अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट आएगा तो डेफिनेटली चांदी की प्राइसेस को सपोर्ट करेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और अच्छा स्ट्रांग रहने वाली चांदी आने वाले सालों में भी। चांदी आपको अगर स्ट्रांग लग रही है तो क्या करना चाहिए चांदी में? कब खरीदना चाहिए चांदी को? किन लेवल्स पे खरीदे? करंट लेवल पे ही खरीद ले या रुकना चाहिए चांदी खरीदारी के लिए राहुल जी? चांदी एक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहती है, तो कभी भी इन स्तरों पे मैं प्राइसेस में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट करना तो कभी भी अच्छा डिप आए 87 से लेके 88 के आसपास आए तो अच्छे डिप में बाइंग कर सकते हैं, और जैसे 98 से लेके लाख रुपए के आसपास आए तो चांदी वापस सेल भी कर सकती है। ये बहुत अच्छी बात देखने को मिली है कि हम लोगों ने लास्ट 1 साल के अंदर चांदी के जितने इन्वेस्टर थे वो काफी स्मार्ट इन्वेस्टर हो गए। वो कोई भी ऊपरी भाव में कोई फंसे नहीं है, उन्होंने रेगुलरली प्रॉफिट बुक करके रखा है और निचले स्तरों में वेट कर रहे हैं बाइंग करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि लोगों ने चांदी में अच्छा पैसा बनाया है ट्रेडिंग करने में। ओके, चलिए हमारे साथ अमित गोयल भी हैं, चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट हैं पेज 360 से। अमित जी, आपसे शुरुआत करेंगे गोल्ड से। हमने दोनों एक्सपर्ट्स की राय ले ली है गोल्ड पर, अब आप बताएं आपकी राय क्या बन रही है? क्या गोल्ड का नियर टर्म में गेम ओवर हो चुका है या ये कहना गलत है? विश्वमोहन जी, मेरा मानना है कि गोल्ड का जो शॉर्ट टर्म एक जो बहुत बड़ी मूव आई थी, पर्टिकुलरली तो वो मूव जो है वो शुरू हुई थी 7 अप्रैल से, और वो तकरीबन कॉन्ज्यूमेट हुई कोई 4th वीक ऑफ अप्रैल में, जिसमें कि $2950 से जो है गोल्ड बढ़ के $3500 चला गया था। आई थिंक बहुत बड़ी अप मूव आई है, और वो उसने जो है जितना भी गोल्ड के अंदर बुलिश पोटेंशियल था उस मूव ने एग्जॉस्ट कर दिया। रादर उसने गोल्ड को एक बबल लाइक जो है वो प्राइसिंग और बबल लाइक बिहेवियर पैटर्न उसने दे दिया है। सो आई थिंक इन द नियर टर्म मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड में अभी और भी डाउनसाइड है। मुझे लगता है आने वाले 6-8 महीनों में गोल्ड का जो है वो बॉटम लगना चाहिए, और वो लेवल जो है, जैसा कि मैंने पहले भी कुछ बार जिक्र किया हुआ है, कि मेरे हिसाब से वो 2500 और 2700 के बीच में गोल्ड का बॉटम होना चाहिए। ये बॉटम के तो लेवल्स बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा एलिवेटेड है गोल्ड। तो आपकी बात सही है विश्वमोहन जी कि शॉर्ट टर्म में जो बुलिश जो होना था वो सब ऑलरेडी हो चुका है, मगर मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि लॉन्गर टर्म के लिए अगर अगले 4 साल की बात की जाए तो गोल्ड में अभी बहुत कुछ होना है, और इसके बहुत ऊपर के लेवल्स बनने हैं जो कि अभी फैथमेबल भी नहीं है कि वो कितने ऊपर लेवल जाने हैं, मगर गोल्ड को बहुत बहुत ऊपर जाना है। मगर फिलहाल आई थिंक गोल्ड की जर्नी जो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है वो नीचे की तरफ है और ना कि ऊपर की तरफ। आपने कहा कि 2500 से 2700, 6 से 8 महीने का जो आपका व्यू है, नजरिया है कि 6 से 8 महीने में बॉटम बन जाएगा और वो 2500 से $2700 तक फिसलने की संभावना है। अगर उसे रुपी टर्म में कन्वर्ट करें, MCX के लिहाज से देखें तो वो कौन से लेवल होंगे अमित जी? विश्वमोहन जी, तकरीबन जो है मेरा मानना है कि अराउंड 78 to 80,000 रुपीज पर 10 ग्राम, ये वाला भाव हमें MCX में दिखना चाहिए आने वाले 6-8-10 महीनों में। और आप यकीन मानिए अगर ये लेवल बनते हैं तो ये बहुत बढ़िया रेट्स होंगे गोल्ड को लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेट करने के लिए। बट जो ज्यादा जल्दी में अगर कोई खरीद लेगा तो फिर उसको जो है थोड़ा पेन का और थोड़ा टाइम और लेवल करेक्शन दोनों का सामना करना पड़ेगा।
बट जो नीचे के स्तरों में जो भी खरीदेंगे और खरीद के बैठ जाएंगे, तो आप मान के चलिए कि उन स्तरों से जो है फिर आने वाले 3-4 सालों में गोल्ड को कई गुना भी गोल्ड हो सकता है। तो दो चीज़ें इन्होंने साफ कर दी है कि 6 से 10 महीने में जो भी गिरावट आनी होगी आ जाएगी, और घरेलू बाजार में 78,000 से 80,000 का जो लेवल होगा वो बॉटम होगा, जो खरीदने के लिए सबसे बेहतर लेवल होगा और वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे। लेकिन जैसा राहुल जी कह रहे थे कि धीरे धीरे भी आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन जितना ऊपर आप खरीदेंगे आपका रिवॉर्ड उतना ही कम होगा और रिस्क भी आपका ज़्यादा होगा। तो बेहतर हो, पेशेंस रखें, आपके लिए मौका मिलेगा। और सुगंधा जी भी कह रही हैं कि तीसरी तिमाही में थर्ड क्वार्टर ऐसा होगा जहां पर एक बड़ी गिरावट यहां पर फिर से दिख सकती है, और नियर टर्म में भी तो गिरावट दिख ही रही है, और वो गिरावट हम देख भी चुके हैं। करीब 8-10% तक की गिरावट हाल के रिकॉर्ड स्तरों से, जो हमने 99,358 का हाई देखा था, वहां से गिरावट आई है। चलिए चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी को लेकर सुगंधा जी आपकी राय क्या बन रही है? चांदी में पहले फंडामेंटल्स बताइए, फिर भाव पर बताइएगा कि भाव किधर जाने वाले हैं। विष्णु जी, हमने पहले शोज में भी बात करी है कि चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। चांदी में 5th ईयर है जहां ये डेफिसिट कंटिन्यूड है। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में सिल्वर की यूसेजेस काफी बढ़ रही। सो ये ओवरऑल फंडामेंटल्स हैं जो सिल्वर को ड्राइव कर रहे हैं। बट अगर हम नियर टर्म फंडामेंटल्स की बात करें, जिस तरीके से चाइना के टैरिफ्स कम हुए हैं, वहां से सिल्वर की डिमांड काफी हद तक पिकअप हो सकती है, बिकॉज सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सो यहाँ सिल्वर को इसका फायदा मिलेगा। इवन तो नियर टर्म में दोनों ही बुलियन काउंटर्स में प्रेशर नजर आ रहा है, बट सिल्वर कंपैरेटिवली बेटर नजर आ रहा है। इवन इफ ये फॉल आएगा, सिल्वर में ये फॉल कम देखने को मिलेगा। सो सिल्वर की अगर मैं रेंज की नियर टर्म की बात करूं तो 31.5 से $33.5 की रेंज में मुझे सिल्वर के प्राइसेस नियर टर्म में होवर करते हुए नजर आ रहे हैं। डाउन साइड में आपको 91 से 89,000 के लेवल पर दोबारा से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, पर नियर टर्म में भी मुझे लगता है सिल्वर के प्राइसेस में प्रेशर देखने को मिलेगा। इसका एक और बड़ा मेजर कारण है, हमने जो गोल्ड सिल्वर की रेशो है उसको 100 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखा। इसकी अगर हम एवरेज की बात करें, इट इज एक्चुअली एवरेज, अगर हम हिस्टोरिकल एवरेज देखते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट हॉवरिंग अराउंड 65 to 70 लेवल्स। सो ये अभी 97 के आसपास काम कर रही है। हमने पिछले कुछ दिन पहले गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के प्राइसेस को 95,500, 96,000 और लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखा। सिल्वर ऑलमोस्ट अभी भी वही है, बट गोल्ड के प्राइसेस काफी हद तक नीचे आए हैं। सो दिस इज इंडिकेटिंग कि सिल्वर नियर टर्म में गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगी। अगले हफ्ते की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, मुझे सिल्वर में भी प्रेशर नजर आता है, बट 93,500 से 91,000 नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट एरियाज रहेंगे। स्लाइटली लॉन्गर टर्म पिक्चर देखते हैं तो 89,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा सिल्वर के लिए। हाई लेवल पर अभी नियर टर्म में सेलिंग की ही एडवाइस रहेगी। जब तक प्राइसेस 98,000 के ऊपर एक कन्विंसिंग क्लोजिंग नहीं देते, सेल ऑन की राइज की स्ट्रैटेजी बेटर रहेगी अभी। ओके, सेल और राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम करना है। अगले हफ्ते के लिहाज से भी इनको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी नरमी दिख सकती है। 94,200 के आसपास अगले हफ्ते आ सकता है, और आगे मीडियम टर्म में सुगंधा जी को लगता है कि 89,000 के आसपास चांदी फिसल कर आ सकता है, वो बढ़िया लेवल होगा। तो सुगंधा जी, क्या वो अच्छा लेवल है? 89,000 अगर दिख जाए तो वहीं पे खरीद ले कि और वेट करना चाहिए? और उसके लिए टाइम फ्रेम क्या है, कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा वो लेवल देखने के लिए? विष्णु जी, ये 1 मंथ का आउटलुक रहेगा, जैसे कि मैंने पहले भी मेंटेन किया। थर्ड क्वार्टर में मुझे करेक्शन गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ी सी डीप नजर आ रही है, वहां पर जरूर वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज बनेगी। गोल्ड की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो आई सी गोल्ड एट 79,000 ऑड लेवल्स इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। और सिल्वर की बात करें तो आई एम एक्सपेक्टिंग 85 to 81,000 लेवल्स एज वेल इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। बहुत सारे कैटलिस्ट थे जिसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को हमने रिकॉर्ड हाइस की तरफ जाते हुए देखा, बट इट्स अ टाइम जहां ये दोनों ऐसे थोड़ा सा कूल ऑफ होंगे। कुछ बीच बीच में सरप्राइजेस जरूर आ सकते हैं, एक ट्रैप करने के लिए रैली जरूर आ सकती हैं, बट वो सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज होंगी अगर हम नियर टर्म में भी देखें या थर्ड क्वार्टर तक के पर्सपेक्टिव को भी देखें। सो अभी ओवरऑल बाइंग को अवॉइड करें। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जरूर मौके मिलेंगे बाइंग के, बट अगर आप पोजिशनल पर्सपेक्टिव रखते हैं तो अभी बाइंग को मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आपका कोई कंजम्पशन का पर्सपेक्टिव है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप टाइम नहीं कर सकते मार्केट को, तो आप सिप कर सकते हैं गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ के थ्रू। आप रेगुलरली इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा और आप मार्केट को टाइम करने से बच जाएंगे। बिकॉज जैसा कि राहुल जी ने भी कहा, कोई भी मार्केट में बॉटम को पिक नहीं कर सकता। अगर आप अगले 1 साल का होराइजन देखते हैं और आप सिप करके चलते हैं गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ के थ्रू,
आपके रिटर्न्स ओवरऑल बहुत एनहांस हो सकते हैं, बट अभी नियर टर्म में प्रेशर नजर आ रहा है गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में। ओके, चलिए आपकी राय कंप्लीट हो गई गोल्ड और सिल्वर पे। अब अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, आप बताइए चांदी के फंडामेंटल्स आपको कैसे दिख रहे हैं और आने वाले समय में कौन से वो लेवल्स होंगे जिन पर नजर रखनी चाहिए और जो एंट्री के लिहाज से भी बेहतर होगा, और वो कब तक दिखेगा, वो टाइम फ्रेम भी बताइएगा। अगर कोई भी गिरावट आप दिख रहे हैं तो एकदम बिल्कुल फिक्स डेट नहीं, लेकिन एक क्वार्टर के हिसाब से बता सकते हैं 3 महीने 6 महीने में इतनी गिरावट आ जाएगी। जी विश्वमोहन जी, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले कुछ सालों में चांदी का इंडस्ट्रियल यूसेज काफी बढ़ा है। और जो टोटल इंडस्ट्रियल यूसेज आज से 10 साल पहले चांदी का टोटल आउटपुट का जो है अराउंड 55% होता था, और वही अब इंडस्ट्रियल यूसेज चांदी के आउटपुट का ऑलमोस्ट 85% हो गया है। तो वो चीज तो जो है वो ऑलरेडी पिछले 8-10 साल में धीरे धीरे करके जो है चांदी का इंडस्ट्रियल यूसेज बढ़ा है। मगर मैं अभी भी इस बात पे कायम हूं, और ये बात मैं कहते आया हूं जब से गोल्ड सिल्वर का रेशियो अराउंड 85 चला करता था, कि गोल्ड सिल्वर का रेशियो दोबारा से बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड एक रिसेशन की तरफ जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और अगर ये होता है तो जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है अभी 99 है, उसको इवेंचुअली 120 के करीब जाना ही है। और सिल्वर जो है वो लॉन्गर टर्म अंडर परफॉर्म करेगा गोल्ड को, मेरा ऐसा मानना है। इन दी वेरी वेरी नियर टर्म ये हो सकता है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो जो अभी 99 पे है वो 96 पे आ जाए, यानी कि चांदी गोल्ड के मुकाबले कोई 2-3% जो है वो बेहतर परफॉर्म करे। और ये पीछे हुआ भी है कि चांदी का लेवल मोरलेस स्टेबल रहा है, जबकि गोल्ड काफी डाउन आ गया, तो उसके वजह से गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी 99 पे है, जबकि ये जो है 105-6 बल्कि 107 तक भी चले गया था। तो ओवरऑल मेरा रुझान जो है वो नियर टर्म के लिए मेरा रुझान ये है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही गिरेंगे, दोनों में ही मुझे अपसाइड नहीं दिख रहा है। अगर मैं बिल्कुल ही अगले बहुत शॉर्ट टर्म की बात करूं तो सिल्वर में आउट परफॉर्म गोल्ड इन दी वेरी वेरी शॉर्ट टर्म, मतलब आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में। बट उसके बाद सिल्वर को अंडर परफॉर्म करना है, एंड सिल्वर इन माय ओपिनियन इज अ लॉन्गर टर्म सेल देन गोल्ड, क्योंकि गोल्ड तो कहीं ना कहीं जाके आने वाले 6-8 हफ्तों में बहुत सुनहरा जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी उसमें मिलनी चाहिए। मगर जहां तक सिल्वर का सवाल है, बिकॉज अगर ये ग्लोबल रिसेशन गहराता है, जिसकी कि मुझे उम्मीद है कि 2026 में वो और गहरा सकता है, तो अगर ऐसा होता है तो चांदी जो है उसकी ओवरऑल इंडस्ट्रियल डिमांड काफी फॉल कर सकती है, एंड इन दैट केस चांदी जो है एक बड़े फॉल में जा सकता है। तो मैं कहूंगा लॉन्गर टर्म गोल्ड इज अ बाय, बट इन दी वेरी वेरी शॉर्ट टर्म सिल्वर में आउट परफॉर्म गोल्ड, और बाकी आने वाले 6-8 महीनों में तो खैर मुझे दोनों ही ओवरऑल डाउन दिख रहे हैं। तो लेवल्स अगर बता सकते हैं, अगर चांदी अगर किसी को खरीदना ही है, चांदी अगर उनको अपने पोर्टफोलियो में रखना है गोल्ड के साथ, तो वो लेवल्स कौन से होंगे जहां पे एंट्री करनी चाहिए, कब करे और किन लेवल्स पे एंट्री करे? अमित जी देखिए विश्वमोहन जी, मुझे लगता है अगर मैं डॉलर टर्म की बात करता हूं तो अभी $32 के करीब चल रहा है, और मुझे लगता है कि $25 का रेट इसका आने वाले 8-10 महीनों में आना चाहिए। तो $25 जो है वो यहां से तकरीबन आप मान के चलिए कि कोई 22-23% डाउन है। तो रुपी का इम्पैक्ट वगैरह लगा के सब मुझे लगता है कि अराउंड 20% डाउन फ्रॉम दी करंट लेवल्स हमें चांदी के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो जाहिर है कि ये वाला लेवल जो है ये कोई 74-75 हजार रुपए के करीब में बनेगा विश्वमोहन जी। 74-75 हजार रुपए तक भी चांदी मीडियम टर्म में आ सकती है। यहां से 20% नीचे के भाव भी दिख सकते हैं। आपको लग रहा है इतनी गिरावट आएगी क्या राहुल जी चांदी में? चांदी में इतनी बड़ी गिरावट आने के लिए वर्ल्ड में बहुत कुछ चीज खराब होनी चाहिए, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो जाना चाहिए, रिसेशन आना चाहिए। तो बहुत से फैक्टर है जो बियॉन्ड कंट्रोल है, और वो चीज आज अपन इमेजिन नहीं कर सकते। देखो कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, बट एज ऑफ नाउ अभी तो ऐसा माहौल नहीं दिख रहा है। रिसेशन ऐसे ये लॉन्ग टर्म पीरियड है, तो ये आने वाले 2025 में आता है, 26 में आता है, और आता आए कि नहीं आए वो भी किसी को नहीं मालूम। तो वो चीज को टाइम करके अपन चांदी के लिए वेट नहीं कर सकते। चांदी के डेफिनेटली वॉलिटिलिटी काफी रहने वाली है। ट्रेडिंग करते रहिए, ट्रेडिंग में मुनाफा वसूली करते रहिए, तो वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी।
का तरीका है, क्योंकि चांदी दोनों तरह के मूव देती है, तेजी से ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है, और स्लो डाउन तो आते रहते हैं। ये तो साइक्लिकल चीज़ें हैं। जब भी स्लो डाउन की स्थिति बनती है, हमने कोविड से लेके 2008 की मंदी तक जितने सारे भी स्लो डाउन आए, हम में चांदी तेजी से नीचे आती है, फिर वापस से रीगेन करके उस भाव के आसपास जाती है। तो आप टाइम ना करें, बीच बीच में खरीदे, फिर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो आप निकलने की भी कोशिश करें। आप वेट करेंगे, हो सकता है कि वो लेवल आने में वक्त लग जाए, तो बीच बीच में जब लोअर लेवल पे खरीदें और फिर आप अपने हिसाब से टारगेट फिक्स रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की मदद से एग्जिट भी करते रहें। शुक्रिया सुगंधा जी आपका, राहुल जी आपका और अमित जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि गोल्ड और सिल्वर में उनको क्या करना चाहिए, मौजूदा माहौल क्या है, किस तरह की चिंताएं बनी हैं और आगे भाव कितने गिर सकते हैं और कहां से आपको खरीदारी शुरू करनी चाहिए। सब कुछ गाइड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश को ही समेटते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।